दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है यानी कि पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो आज हम इसके पार्ट टू नहीं पार्ट 3 है। तो आज हम इसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो ये लेक्चर आप कर लेते हैं तो मतलब आपका ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में हम देख रहे थे। जैसा कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन मोड में होगा और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए हमने इसके पहले के जो पार्ट 1 थे पार्ट 2 थे इस चैप्टर के बता दिए हैं। तो हम चैप्टर वाइज जैसा कि पढ़ा रहे हैं आपको अब। और इसके पहले जो हम पढ़ा रहे थे मिक्स टाइप पढ़ा रहे थे, तो मिक्स टाइप जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो यदि आपने अगर अभी तक नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए, मतलब मिस ना होने पाए। तो बाकी देखिए आपको थोड़ा सा और बता दें कि कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि टेलीग्राम पर मतलब सॉरी ये आप PDF कब मिलेगा। तो हम बता दें कि आपको कल कल की डेट में कल आप कल पक्का मान लीजिए कल आपको हम टेलीग्राम पर सारे PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और करा देंगे कल, देखते हैं। और बाकी देखिए इसके पहले का जो इसका पहले का जो सब्जेक्ट था यानी कि बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, तो उसका भी वीडियो बन रहा है धीरे धीरे। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को ढूंढने में, तो क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं। तो बाकी उसका वीडियो कल तक मिल जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 40 से यहाँ पे लिया है। 40 से देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि श्रेणी चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस का सही सूत्र है। तो इसके पहले वीडियो हमने बताया था कि रिलेक्टेंस क्या होता है और चुंबकीय परिपथ क्या होता है और या फिर MMF यानी कि चुंबकीय वाहक बल क्या होता है। तो अगर आपने नहीं समझा है जा करके वहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। फिर भी यहाँ पे बता दें कि देखिए जो यहाँ पे चुंबकीय परिपथ होता है यानी कि जिस प्रकार से विद्युत परिपथ होता है उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ होता है जिसमें चुंबकीय धारा क्या होती है प्रवाहित होती है। और रिलक्टेंस क्या होता है, जो मतलब जिस प्रकार से धारा के मार्ग में प्रतिरोध रुकावट उत्पन्न करता है उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में ये रिलक्टेंस जो है एक रुकावट उत्पन्न करता है। तो उसी टाइप से रिलक्टेंस होता है। और देखिए मतलब ये जो चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय पीरियड, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स वाला चैप्टर जो है वो भी तैयार हो जाएगा जो स्थिर विद्युत चुम्बक के नाम से है। तो वाला भी आपका चैप्टर आधा तो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको आधा पढ़ना होगा। तो इसको भी साथ साथ में तैयार कर चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि श्रेणी चुंबकीय परिपथ में इलेक्ट्रेंस का सही सूत्र है। तो श्रेणी चुंबकीय परिपथ की बात किया है और इलेक्ट्रेंस का सही फार्मूला पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से समांतर प्रतिरोध क्रम होता है और श्रेणी प्रतिरोध क्रम होता है प्रतिरोधों का, तो इसी प्रकार से रिलेक्टेंस का भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। तो जिस प्रकार से प्रतिरोध का आर श्रेणी क्रम आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन भी हो जाएगा S सीरीज बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन ए है वो तो होगा नहीं और ऑप्शन सी दोनों नहीं होंगे और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो श्रेणी चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस का सही सूत्र होता है श्रेणी क्रम का वो S सीरीज बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट Sn तक होता है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्या है 41 कि फ्लक्स के गैप से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स के गैप से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो प्रतिरोध कहलाती है या फिर चुंबकत्व कहलाती है या फिर फ्रिंजिंग कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो फ्लक्स के गैप से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया है वो फ्रिंजिंग कहलाती है। तो फ्रिंजिंग आपको बता दें, देखिए जो कुंडली होती है खासकर कुंडली में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो कुंडली होती है जब हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे देखिए फ्रिंजिंग प्रभाव यानी कि एयर गैप जब यहाँ पे करते हैं तो क्या होता है एयर गैप से क्या होता है यहाँ पे जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है वो क्या होता है यहाँ से जो कुंडली होती है यहाँ बाहर भी प्रवाहित होने लगता है, मतलब गैप से बाहर आ जाता है। तो जो गैप से बाहर आ जाता है ये किसके कारण होता है, मतलब जो गैप से बाहर आ जाता है ये क्या होता है वो इसको हम फ्रिंजिंग बोलते हैं इस घटना को।
तो इसीलिए यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, फ्लक्स के गैप से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फ्रिंजिंग कहलाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है कि एयर गैप की लंबाई अधिक होने पर फ्रिंजिंग प्रभाव होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता दें कि कुंडली जो आपकी थी इस प्रकार से, जो कुंडली थी, तो यहाँ पे जो एयर गैप होता है यानी कि जो खाली वाला भाग होता है, अगर इसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो फ्रिंजिंग प्रभाव जो होगा ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि जितना ये जो एयर गैप है यहाँ पे कुंडली में, वो जितना कम होगा, एयर गैप जितना कम होगा, फ्रिंजिंग प्रभाव भी उतना कम होगा। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स इधर बाहर गैप से बाहर चला आता है वो कम उत्पन्न होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जो 42 है, एयर गैप की लंबाई अधिक होने पर फ्रिंजिंग प्रभाव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अधिक हो जाता है। जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतना ज़्यादा फ्रिंजिंग प्रभाव होगा, और ऑप्शन ए कम नहीं होगा, और ऑप्शन सी सेम रहता है वो तो होगा नहीं, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए यदि एयर गैप की लंबाई अधिक होगी तो फ्रिंजिंग प्रभाव भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो यानी दोनों के समानुपाती होता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि प्रकृति में एक भी चुंबकीय कुचालक पदार्थ नहीं है। तो जो इस प्रकार से देखिए प्रकृति में विद्युत कुचालक पदार्थ आपको देखने को मिल जाएगा, रबड़ हुआ या फिर लकड़ी हुई। तो इस प्रकार से अगर यदि आप प्रकृति में चुंबकीय कुचालक पदार्थ को देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर वस्तु में क्या है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो इसीलिए चुंबकीय कुचालक पदार्थ आपको प्रकृति में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, नहीं है, ऑप्शन बी सत्य है, और ऑप्शन सी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो प्रकृति में क्या लिखा है कि प्रकृति में एक भी चुंबकीय कुचालक पदार्थ नहीं है। तो देखिए चुंबकीय कुचालक पदार्थ आपको प्रकृति में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। अगर यहीं पे पूछ लेता कि प्रकृति में एक भी विद्युत कुचालक पदार्थ नहीं है, तो देखिए विद्युत कुचालक पदार्थ है, रबड़ हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब सारी चीज़ें हैं, जबकि कुचालक पदार्थ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या देखिए कि रिलेक्टेंस एक चुंबकशीलता एवं अपेक्षित चुंबकशीलता के बीच सही संबंध होता है। यानी कि रिलेक्टेंस एवं चुंबकशीलता एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता के बीच संबंध क्या होता है। तो आपको ऑप्शन बताना है। देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि एस बराबर 1/न्यू न्यू आर इंटू कैपिटल ए, और बी वाला दिया गया है एस बराबर न्यू इंटू न्यू आर इंटू कैपिटल ए, और सी वाला दिया गया है एस बराबर अंडर रूट न्यू इंटू न्यू आर, और ऑप्शन डी दिया गया कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पे रिलेक्टेंस है और चुंबकशीलता न्यू है और अपेक्षिक चुंबकशीलता न्यू आर है, इनके बीच जो संबंध होता है यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, यानी कि एस बराबर क्या होता है 1/न्यू न्यू आर इंटू कैपिटल ए होता है। यानी कि इसमें ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा संबंध होता है रिलेक्टेंस और चुंबकशीलता और अपेक्षिक चुंबकशीलता के बीच। तो यहाँ पे देखिए जो न्यू है, न्यू जीरो है, वो हमारा क्या है, चुंबकशीलता है, और न्यू आर क्या है, अपेक्षिक चुंबकशीलता है, जिसका मान 1 होता है, और यहाँ पे जो ए है क्षेत्रफल है। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्या है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए आगे क्या है 45 की एक कुंडली व बार मैग्नेट आसपास रखने पर, यानी कि एक कुंडली को और बार मैग्नेट को आसपास यदि हम रख दें तो कुंडली में प्रेरित धारा किस कारण प्रभावित होती है। तो देखिए जो अगर हम यहाँ पे एक कुंडली बनाएं इस प्रकार से, और इसको क्या करें कि इसको कुंडली अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे कुंडली बनाएं है ना, और यहाँ पे क्या करें, इधर साइड में एक चुंबक रख दें, 1 मिनट, अच्छे स्पीकर नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुंडली बनाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे एक चुंबक को रख देते हैं, यानी कि बार मैग्नेट को रख देते हैं। तो अब क्या होगा कि प्रेरक धारा किस कारण प्रभावित होगी, जो कुंडली में मतलब चुंबक और कुंडली के बीच जो धारा, प्रेरक धारा प्रभावित होती है वो किस कारण प्रभावित होती है। तो आपको ऑप्शन बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया कुंडली की गति करने के कारण, ऑप्शन बी दिया गया बार मैग्नेट की गति करने के कारण, ऑप्शन सी दिया गया कुंडली व बार मैग्नेट के मध्य रिलेटिव मोशन के कारण, और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि कुंडली और बार मैग्नेट के मध्य रिलेटिव मोशन के कारण होता है। तो देखिए सापेक्षिक गति के कारण ही
कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होता है, प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित नियम किसके द्वारा दिए गए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो आपके नियम थे किसके द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन ए फैराडे सर हैं, और ऑप्शन बी किरचॉफ, और ऑप्शन सी न्यूटन, और ऑप्शन डी क्या है, आइंस्टीन है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित नियम था वो हमारे वैज्ञानिक फैराडे सर ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फैराडे सर ने क्या कहा था कि मतलब क्या होता है, जब हम कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो जो नियम दिया था फैराडे सर ने दिया था। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि यदि कुंडली के अंदर एक मुलायम लोहे की क्रोड रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कि यदि कुंडली के अंदर एक मुलायम लोहे की क्रोड रखने पर होता है। तो यदि हम कुंडली के अंदर एक मुलायम लोहे की क्रोड को रख दें तो क्या होता है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए धारा की प्रबलता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी कुछ नहीं होता है, और ऑप्शन सी धारा की प्रबलता घट जाती है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कुंडली के अंदर यदि हम एक मुलायम लोहे की क्रोड को रख देंगे तो क्या होगा कि धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी, यानी कि धारा का मान अधिक होगा, यानी धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए लोहा जो होता है हमारा असंचालक पदार्थ है, तो इसीलिए क्या होगा कि उसमें जो है कुंडली में धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन ए से यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है कि कुंडली के साथ यदि उच्च प्रतिरोध जोड़ दे तो होता है। तो देखिए कुंडली है, अगर इसके साथ यदि हम उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन में क्या होगा कि धारा घट जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी धारा घट जाएगी, ऑप्शन सी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए जो कुंडली के साथ यदि उच्च प्रतिरोध जोड़ दोगे तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, आपको पता ही है। तो इसका जो सही आपको आंसर दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी वाला है, यानी कि धारा घट जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम है। तो फैराडे सर का यहाँ पे आपको द्वितीय नियम बताना है कि क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया ई समानुपाते माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और बी वाला दिया गया ई समानुपाते डेल्टा फाई अपान डेल्टा ई समानुपाते डेल्टा फाई, और सी वाला दिया गया ई समानुपाते डेल्टा टी, और डी वाला सभी। तो देखिए जो हमारे सर वैज्ञानिक फैराडे थे तो उन्होंने क्या बताया था कि जो आपका द्वितीय नियम होता है कि विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के, और वो क्या करता है जब चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। और यहाँ पे देखिए जो माइनस चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स के कारण आपका जो धारा उत्पन्न हो रही है वो पहले वाली धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है उसका विरोध करता है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आपको ये दिखाता है। तो बाकी यहाँ पे जो फैराडे का द्वितीय नियम हो जाएगा ई समानुपाती माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल्टा टी मतलब समय में परिवर्तन, और ये जो यहाँ पे है चुंबकीय मतलब क्या कहते हैं चुंबकीय विद्युत वाहक बल है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आगे क्या है कि प्रेरित धारा की दिशा व प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा हम किस नियम से ज्ञात करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए बायो-सेवर्ट के नियम से, ऑप्शन बी लेंज के नियम से, ऑप्शन सी कूलाम के नियम से, और ऑप्शन डी न्यूटन के नियम से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो प्रेरित धारा और प्रेरित ईएमएफ है वो हमेशा किसके नियम से ज्ञात होगा, लेंज के नियम से ज्ञात करेंगे। किसके नियम से, लेंज के नियम से। क्योंकि लेंज के नियम में क्या होता है, जो माइनस चिन्ह आपको बता दें, यहाँ पे जो माइनस चिन्ह था क्वेश्चन नंबर इसके पहले जो हमने बताया 49 वाला, जो माइनस चिन्ह था आपका यहाँ पे, ये जो है धारा की दिशा को ही बताता है। अभी मैंने बताया कि नहीं कि जो माइनस चिन्ह होता है धारा की दिशा को बताता है। तो लेंज का नियम कुछ इसी टाइप से है। तो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है वो लेंज के नियम से आ जाता है कि धारा की दिशा को बताने के लिए। माइनस चिन्ह का मतलब केवल होता है कि धारा की दिशा को बताता है बस। तो वही लेंज का नियम होता है। तो यहाँ पे देखिए
प्रेरित धारा या फिर प्रेरित EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, चुंबकीय विद्युत वाहक बल की दिशा यदि आपको ज्ञात करनी है तो आपको लेंज का नियम अप्लाई करना होगा परिपथ में। तो आपको प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल का चुंबकीय वाहक बल का मान मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और बायो-सेवर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ सारे रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है वो हम यूज करते हैं प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की दिशा में। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रेरित धारा की दिशा और प्रेरित EMF की दिशा हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेंज के नियम से। और यहाँ पे देखिए आगे भी क्वेश्चन दिया गया कि प्रेरित फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज करते हैं प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की दिशा में, यानी कि फ्लेमिंग के नियम से भी हम प्रेरित EMF यानी कि चुंबकीय वाहक बल और धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और ऑप्शन भी चुंबकीय बल ज्ञात करने में नहीं करेंगे, चुंबकीय प्रतिरोध ज्ञात करने में करेंगे नहीं, और इनमें से कुछ नहीं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड्स रूल के अनुसार, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड्स रूल के अनुसार अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इस प्रकार से बनाएं, कुछ इस प्रकार से कि आपको आपका मान लीजिए अंगूठा है, आपका क्या है मध्यमा उंगली है, और ये क्या है तर्जनी है। तो देखिए जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स हैं वो अंगूठा मान लीजिए ये है, तो अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है, तो हमेशा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है, और प्रेरित धारा की दिशा को नहीं करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नहीं करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो अंगूठा जो है हमेशा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अपनी बुक में देख लीजिएगा कि किस प्रकार से रूल्स होते हैं, तो थोड़ा आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अनुसार तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अनुसार तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है। तो देखिए तर्जनी जो है प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करती है। तो इस प्रकार से अंगूठा होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे मध्यमा उंगली होती है, फिर यहाँ पे तर्जनी होती है। तो जो तर्जनी होती है वो प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करती है, और ये जो हमने आपको बताया कि अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को इंगित करता है। तो यहाँ पे जो 53 क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी 54 देखिए आगे क्या है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड्स रूल के अनुसार बीच की उंगली की दिशा को इंगित करेगा। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड्स रूल्स के अनुसार बीच की जो उंगली होती है वो किस दिशा को इंगित करती है। तो देखिए चालक की गति की दिशा अंगूठा कर देगा, प्रेरित धारा की दिशा क्या कर देगा आपका तर्जनी कर देगा। तो यहाँ पे जो बीच की उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल बच रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करेगा, फ्लेमिंग के नियम अनुसार बीच की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन छूट ना पाए कोई भी क्वेश्चन। तो थोड़ा अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी नोट्स बुक्स में नोट करते चलिए, बाकी इसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे कल तक। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दिया गया है N5B बराबर LI, और ऑप्शन बी दिया गया है L बराबर N5BI बटे में, और ऑप्शन सी दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो देखिए कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है, अच्छा हम स्वप्रेरण की बात करें यहाँ पे, तो देखिए अगर कुंडली में जो है स्वयं धारा मतलब कुंडली में क्या है कि मान लीजिए कुंडली है ये, और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो है चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, आपको पता है फैराडे के नियम से। तो वो जो धारा उत्पन्न होती है क्या करती है कि जो धारा उत्पन्न होती है यानी कि पहले वाली धारा का विरोध करती है। तो मतलब अगर धारा कुंडली में स्वयं उत्पन्न हो रही है तो हम उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। अगर एक कुंडली ये है और दूसरी कुंडली ये है, अगर इन दोनों के बीच धारा उत्पन्न हो रही है तो उसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझ सकते हैं, बाकी थ्योरी पढ़ेंगे तो अच्छी समझ पाएंगे। बाकी देखिए कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होता है, तो स्वप्रेरण गुणांक देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन ए दिया गया N5B बराबर LI, और ऑप्शन बी दिया गया है L बराबर N5B बटे I, और ऑप्शन सी दिया गया दोनों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होता है N मतलब
कुंडली के फेरों की संख्या, और 5 मतलब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, और एल का मतलब प्रेरक, और आई का मतलब धारा। तो यहाँ पे देखिए जो कुंडली का 100 पीरियड गुणांक होता है, यहाँ पे एन फाइव भी बराबर एल आई के भी बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए यदि इसी जो है क्या करेंगे, यहाँ पे एल को यहीं पर रोक लेंगे और आई को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर एन फाइव भी बटे आई हो जाएगा। तो मतलब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 तरफ। देखिए स्वपरिण गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो स्वपरिण गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो हमेशा हेनरी होता है, तो वेबर होगा नहीं। और वाटर वेबर पर मीटर स्क्वायर वो आपको पता है, तो होगा नहीं। ऑप्शन डी इसमें भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। देखिए 57 क्या है कि एक हेनरी बराबर होता है। तो एक हेनरी बराबर किसके होता है आपको बताना है। तो देखिए एक हेनरी बराबर होता है एक 1 वोल्ट एम्पियर इन 1 सेकंड, और बी वाला दिया गया कि 1 वोल्ट बटे एम्पियर बटे सेकंड। ऑप्शन सी दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों इसी को 1 वोल्ट एम्पियर सेकंड और एम्पियर इन 1 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बटे एम्पियर बटे सेकंड। तो इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, यानी कि एक हेनरी जो है इसके बराबर होता है, और इसको हम ए लिख सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं देखिए इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि देखिए अगर एक हेनरी बराबर, मान लीजिए आपको ए वाला याद है और बाई चांस आपको ए वाला नहीं याद है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम ऐसा भी लिखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इस टाइप से लिखा है। तो एक हेनरी जो है दोनों के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है कि स्वप्रेरण गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक है। तो स्वप्रेरण गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला वाला दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -2 एक की घात -2, और बी वाला दिया गया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और सी वाला दिया गया किलोग्राम मीटर की घात -2 और सेकेंड की घात 2 और एक एम्पियर की घात 2। तो देखिए डी वाला दिया कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो स्वप्रेरण गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एक की घात -2 होता है। तो ये आपका आया कहाँ से, तो आपको बता दें। देखिए यदि आपको इसका ये वाला चीज़ पता है कि ये वाला 1 वोल्ट बटे एम्पियर सेकंड पता है, तो इसी को हल करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया कि स्वप्रेरण गुणांक का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2 एम्पियर की घात -2 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन है 58 का सही हो जाएगा। बाकी 59 देखिए क्या है कि स्वप्रेरण गुणांक की बीमा होती है। तो ऑप्शन ए दिया गया एमएलटी की घात -2, बी वाला दिया गया एमएलटी टी की घात -2 की घात -2, सी वाला दिया गया एमएलटी टी की घात -3 एक की घात -1, और डी वाला दिया गया एमएलटी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्वप्रेरण गुणांक की बीमा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यदि हम इसी को बीमा के रूप में लिखेंगे तो देखिए किलोग्राम का क्या होता है, एम द्रव्यमान को एम से लिखते हैं, और यहाँ पे मीटर को यानी कि मीटर को एल से लिखते हैं तो L2 हो जाएगा, और सेकंड को टी से लिखते हैं यानी कि टी की घात -2 हो जाएगा, और एम्पियर को ए से लिखते हैं तो ए की घात -2 हो जाएगा। तो देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड और एम्पियर को हमने इस रूप में लिख लिया, और इसकी जो घातें थी ऐसे ही लिख दिया। तो मतलब कहने का ये है कि यदि आपको इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक पता होता है तो इसका आप स्वप्रेरण गुणांक की बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्या है कि समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है। तो समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र देखिए क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया एल बराबर न्यू पाई एन स्क्वायर आर अपान 2, ऑप्शन बी दिया गया एल बराबर न्यू 5b अपान आई, और ऑप्शन सी दिया गया है कि एल बराबर एन 5b बटे आई, और ऑप्शन डी दिया गया है कि कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पे समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है वो एल बराबर न्यू पाई एन स्क्वायर आर बाई 2 होता है। तो देखिए ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ से आपके। और यहाँ पे हम बता दें देखिए जो यहाँ पे एन है फेरों की संख्या है, आर त्रिज्या है, और एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो समतल के लिए आपका क्या हो जाएगा, एल बराबर न्यू पाई एन स्क्वायर आर बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले पे क्या होता है एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कि दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल इस पे पूछ लेता है, तो आपको याद होना ज़रूरी है। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हमने बताया है कि यहाँ तक हमने बता ही दिया 50 या 60 तक। तो 61 चलिए देखते हैं क्या है कि, तो 16 देखिए क्या है कि अन्योन पेरियड गुणांक का सूत्र है। तो अन्योन पेरियड गुणांक का यहाँ पे फार्मूला आपको बताना है। तो क्या है कि ऑप्शन ए दिया गया है m बराबर n2 अपन i1, और बी वाला है n2 बराबर mi1, और सी वाला दोनों, और डी वाला कोई नहीं। तो देखिए अन्योन पीरियड पहले क्या होता है, तो हमने बताया कि जब कुंडली दो कुंडली होंगी इस प्रकार से, इन दोनों के बीच जब धारा उत्पन्न होगी तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अन्योन पीरियड कहते हैं। तो अन्योन पीरियड यहाँ पे गुणांक पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन बी वाला दोनों सही होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएंगे। तो देखिए m बराबर, देखिए अन्योन पीरियड को हम m से दर्शाते हैं, जबकि 100 पीरियड को l से दर्शाते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए m बराबर क्या हो जाएगा n2 बटे i1। n2 क्या है द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या, 2 क्या द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, और i1 क्या है पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, और m क्या है यहाँ पे अन्योन पीरियड है। तो m बराबर n2 बटे i1, और यदि इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे n2 बराबर mi1 हो जाएगा, यानी कि i1 का इधर गुणा करा देंगे तो इस रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। आशा करते हैं 61 आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं 62 वाला क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक जो क्या कहते हैं 100 प्रेरण का होता है, यानी कि हेनरी होता है, वही इसका भी मात्रक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हेनरी हो जाएगा, कूलाम नहीं होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है कि, सॉरी 63 इसको लिखना था, तो हमने 62 लिखा, कोई बात नहीं। तो अन्योन प्रेरण गुणांक का एमकेएस में मात्रक होता है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2, एम्पियर की घात -2, और यहाँ पे ऑप्शन बी हेनरी, और ऑप्शन सी जूल पर कूलम, और ऑप्शन डी क्या है वेबर। तो यहाँ पे जो अन्योन प्रेरण गुणांक का एमकेएस पद्धति में फार्मूला हो जाएगा वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2 एम्पियर की घात -2 हो जाएगा। तो इसको भी आप एमकेएस पद्धति का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देखिए क्या है कि अन्योन प्रेरण गुणांक बीमा है। तो अभी अभी हमने बताया कि यदि आपको मात्रक याद है एमकेएस वाला तो इसकी आप बीमा लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, किलोग्राम को हम एम में लिखते हैं तो एम लिख दिया, मीटर को एल में लिखते हैं तो एल लिख दिया, घात 2 था 2 लगा दिया, सेकंड को टी में लिखते हैं टी लिख दिया, और यहाँ पे घात 2 था -2 लगा दिया, एम्पियर को ए में लिखते हैं घात -2 लगा दिया। तो यहाँ पे m/2 t-2 ए की घात -2 अन्योन प्रेरण का बीमा हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखिए क्या है कि दो समतल कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरण का सूत्र होता है। दो समतल कुंडली है, उनके मध्य अन्योन प्रेरण का फार्मूला क्या होगा, जिस प्रकार से एक समतल के मध्य मतलब समतल कुंडली के मध्य 100 पीरियड का फार्मूला मैंने इसके पहले बताया, तो इसी प्रकार से अन्योन पीरियड का भी फार्मूला होता है दो समतल कुंडली के मध्य। तो ऑप्शन ए m बराबर न्यू फाई n1 n2 r2 स्क्वायर बटे 2r1 हेनरी, बी वाला है m बराबर n2 फाई 2 i1 हेनरी, सी वाला दोनों, और डी वाला कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा कि m बराबर न्यू पाई n1 n2 r2 स्क्वायर बटे r1 2r1। तो यहाँ देखिए जो n1 है वो पहली कुंडली में फेरों की संख्या, n2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, r2 दूसरी कुंडली की त्रिज्या, r1 पहली कुंडली की त्रिज्या। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है कि प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो देखिए प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है एल सीरीज बराबर होता है L1 + L2 + L3 डॉट डॉट Ln तक होता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है R बराबर R1 + R2 + R3। इसी प्रकार से प्रेरकों का भी होता है। तो एल सीरीज बराबर क्या हो जाएगा L1 L2 L3, तो ये हो जाएगा। बाकी एल सीरीज देखिए 1/L1 + 1/L2 + 1/L3, तो हमारा समांतर वाला होगा। तो यहाँ पे इसमें 65 में ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी ये वाले सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो आशा करते हैं 65 समझ में आया होगा। बाकी 66 देखिए क्या है कि प्रेरकों का समांतर क्रम में संयोजन है।
तो एल पैरेलल तो ये वाला होगा नहीं, L1 L2 L3, ये तो हमने बताया था कि सीरीज का है। तो यहाँ पे एल पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। तो प्रेरक का समांतर का संयोजन जिस प्रकार से प्रतिरोधों का होता है 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, तो इसी प्रकार से इसका भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है यहाँ पे कि प्रेरक में, लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रेरक में संचित ऊर्जा का सूत्र है, तो प्रेरक में संचित ऊर्जा का फार्मूला बताना है। ऑप्शन ई दिया गया है 1/2 Li जूल, और ऑप्शन बी दिया गया है 1/2 Li² जूल, और ऑप्शन सी दिया गया है L बराबर I/2 I² जूल, ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो प्रेरक में जो संचित ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/2 Li² हो जाएगा। एल जो यहाँ पे प्रेरक गुणांक है और एल आई क्या है, धारा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई बराबर 1/2 Li² जूल हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है कि इंडक्टर में करंट ग्रोथ व डीसी का फार्मूला है। तो इंडक्टर यानी चालक में करंट ग्रोथ यानी कि करंट बढ़ने का और डीसी होने का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया IT बराबर E/R 1 माइनस ई की पावर माइनस का R/L इंटू टी, तथा IT बराबर E/R ई की पावर माइनस R/L इंटू टी, और ऑप्शन बी दिया गया L/R बराबर टी, और ऑप्शन और टी बराबर LI/R, और ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए जो इंडक्टर में करंट ग्रोथ और डीसी का फार्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ऑप्शन ए होगा, यानी कि IT बराबर E/R आई माइनस ई की पावर माइनस R/L टी, और IT बराबर E/R ई की पावर माइनस R/L इंटू टी होता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। तो बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और अगर वीडियो में कोई कमी रहेगी तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे कमी है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, यानी कि पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, तो वो बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ। बाकी के लिए बाय बाय, टेक केयर।